नमस्ते बच्चों। आज का पाठ है वितान भाग 2 से जूझ। जूझ का अर्थ होता है बच्चों संघर्ष। इस पाठ के जो लेखक हैं आनंद यादव जी हैं। मराठी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार आनंद रतन यादव का जन्म 30 नवंबर 1935 में कागल कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था। इन्हें साहित्य जगत व पाठकों के बीच आनंद यादव के नाम से जाना जाता है। इन्होंने संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर किया तथा लंबे समय तक पुणे विश्वविद्यालय के मराठी विभाग में कार्यरत रहे। अब तक इनकी 25 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। इन्होंने उपन्यास, कविता तथा समालोचनात्मक निबंध आदि विधाओं पर अपनी लेखन का कार्य किया है। इनके द्वारा रचित नाटक नटरंग हिंदी पाठकों के मध्य काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें जूझ उपन्यास के लिए वर्ष 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 27 नवंबर सन 2016 में इनका निधन हो गया। तो आइए बच्चों, हम पाठ पढ़ते हैं। हमारा पाठ का नाम है जूझ। लेखक अपने जीवन संघर्ष के बारे में बताते हुए कह रहे हैं, पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था। कौन कह रहा है? लेखक। पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती कि मैं पढ़ने जाऊंगा। डर लगता था कि हड्डी पसली एक कर देगा। एक है ना, हड्डी पसली एक करना माने मारेगा। और लेखक जो है पढ़ना चाहता था, परंतु मैं पढ़ने जाऊंगा ऐसा वो कह नहीं पाता था, क्योंकि उसे डर लगता था अपने दादा के सामने। इसलिए मैं इस ताक में रहता कि कोई दादा को समझा दे। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा, अर्थात मैं खेती बाड़ी करूँगा तो इसमें मेरा भविष्य नहीं बनेगा। जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा। यह खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है ना। यह जो खेती है वो मुझे पतन की ओर ले जाएगी, क्योंकि जो बाबा के समय था वो अब दादा के समय नहीं है। समय के साथ सब परिवर्तन हो रहा है और समय के साथ ही लोगों को भी परिवर्तन होना चाहिए, ऐसा लेखक का मानना है। तो मैं कुछ पढ़ लिख जाऊंगा तो अच्छा रहेगा, 4 पैसे हाथ में रहेंगे। विठोबा आड़ा की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। वो उसी गांव का एक आदमी है, कारोबारी आदमी है, तो उसका नाम लेकर बता रहा है कि मैं भी उसी तरीके से जो है अच्छा आदमी बन जाऊंगा, बड़ा बन जाऊंगा, मेरा भी धंधा चलेगा। अंदर ही अंदर इस तरह से विचार चलते रहते। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने का कोल्हू चलाना होता। ईख माने क्या होता है बच्चों? आप सभी को मालूम है, आप बचपन में पढ़े हो, अनार का, इमली का, ईख का, है ना। तो ईख मतलब गन्ना। और कोल्हू यहाँ पर दिया है, देखो कि महीने भर ईख पेरने का कोल्हू चलाना होता था। कोल्हू मतलब होता है वह यंत्र जिसके द्वारा गन्ने का रस निकाला जाता है। तो दिवाली बीत जाने पर गन्ने से रस निकालने का काम जो है, जो लेखक है ना, जो उनका खेत है, उनमें जो है इस प्रकार का काम चालू हो जाता था, गन्ने का रस निकालने का। कोल्हू जरा जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ से ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती। उसके दादा का मानना था कि अगर जल्दी से अगर गन्ने से रस निकाला जाए तो उसका कीमत जो है अच्छा मिलेगा। यह उसकी समझ कुछ हद तक सही थी। जब चारों ओर कोल्हू चलने लगे तो बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाती है ना। अगर
खेत में जो फसल लगाया है गन्ने का, अगर वह शुरू में जो है अगर क्या करता है, अगर उसका बिक्री करता है रस निकाल करके, तो उसको उसका अच्छा दाम मिलता है। और अगर वो बाद में अगर करेगा और सबका खेती में जो है फसल तैयार हो जाएगा और सब के सब एक साथ इस प्रकार के काम में करेंगे, है ना, बेचने का काम करेंगे रस निकाल करके, तो उसका उचित कीमत नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि बाजार में तो गुड़ का बहुतायत हो जाता है, इसलिए उसका सही मूल्य नहीं मिल पाता है। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ बहुत आता, और हमारे जैसे खेतों पर ही बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता, है ना। नंबर 1 नंबर 2 का गुड़ आता था, हमारे खेत में तो नंबर 3 का गुड़ बनता था, तो नंबर 3 को भला कौन लेता? बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते थे। उनका मत था कि यदि ईख को और कुछ दिन खेत में खड़ी रख कर दिया जाए तो गुड़ ज़्यादा निकलेगा, है ना। फसल को आप जितना ज़्यादा देर से काटोगे तो फसल में उतना ही ज़्यादा जो है ना, जो गन्ना जितना अधिक जो है समय तक रहेगा, उसे काटा ना जाए तो उसमें ज़्यादा रस बनता है। देर तक खड़ी रखने के लिए ईख के रस में पानी की मात्रा कम होती है और रस गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण ज़्यादा गुड़ निकलता है। लेकिन दादा की समझ से गुड़ ज़्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज़्यादा मिलना चाहिए, इसलिए सारे गांव भर में हमारा कोल्हू सबसे पहले शुरू होता था। मतलब गन्ना पेरने का काम, गन्ने से रस निकालने का काम गांव में लेखक बता रहा है कि हमारे यहाँ सबसे पहले होता था। क्यों होता था? क्योंकि गन्ने की जो खेती होती है, जितना समय खेत में रखा जाए उतना ही उसमें रस भरता है। लेकिन उसके पिता का मानना था कि अगर जल्दी काट लिया जाए तो फसल सबका अभी पक कर तैयार नहीं हुआ है या पक कर तैयार हो गए हैं, तो वो और उसको ज़्यादा दिन तक रखना चाह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर उसके पिता का मानना है कि ऐसी स्थिति में अगर हम गन्ने से जो है रस निकाल कर अगर बेचना प्रारंभ कर दें तो उसका मंडी में ज़्यादा दाम मिलेगा, और अगर हम उसे रख देंगे देर तक और सबका एक साथ होगा फसल, तो उसका जो है सही मूल्य नहीं मिल पाएगा। ऐसा उसका जो है पिता का मानना था। इसी कारण इस वर्ष भी शुरू हुआ और हम उससे जल्दी निपट गए, आगे के काम में लग गए। सभी जन धूप में लेटे हुए थे। माँ धूप में कंडे थाप रही थी, है ना। कंडे थापना माने गोबर से बने उपले। तो माँ जो है क्या है, कंडे थाप रही थी। मैं बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था। लेखक कह रहा है कि मैं बाल्टी में उसे पानी भर भर के दे रहा था। कुछ ना कुछ बातचीत भी कर रहे थे। हम दोनों ही थे, इसलिए यह सोचकर कि माँ से बात कहनी चाहिए, और मैंने अपने पढ़ने की बात छेड़ दी माने मैंने अपने पढ़ने का जो मेरे मन में जो विचार है उसको मैंने अपने माँ के सामने रख दिया। माँ ने कहा, अब तू ही बता मैं क्या करूं? पढ़ने लिखने की बात की तो वह बरहेला सुअर की तरह गुर्राता है। उसकी माँ कह रही है कि तुम्हारे पिताजी जो है बरहेला सुअर माने जंगली सुअर की तरह गुर्राता है। तुझे मालूम है, माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई में बैठा हुआ था। अब मट्ठा माने क्या है, खेती को है ना भाई, मराठी भाषा में मट्ठा कहते हैं। तो अब खेती के सभी काम बीत गए हैं, मेरे लिए अब कुछ तो करना नहीं रह गया है। इसलिए कहता हूँ, दत्ताजी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कह। आज ही रात को उनके यहाँ चलेंगे, मैं चलूँगा तेरे साथ। तू उन्हें सब कुछ समझाकर बता दे तो वे दादा को ठीक तरह से समझा देंगे। तो लेखक का है ना, जो मतलब जो लेखक है उनका जो बचपन है, वो बचपन में जो घटनाएं हैं उसको बताते है ना भाई, इस पाठ में बता रहे हैं अपने संघर्ष को। तो अपने पढ़ने का जो विचार है अपने माँ से जो है वो रखता है, और वह हर प्रयास से यह कोशिश करता है कि उसको पढ़ने का कोई ना कोई विकल्प मिले किसी भी प्रकार से। तो अपने माँ से बात रख करके जो है अपनी माँ से यह भी कहता है कि गांव में कौन है, दत्ताजी राव है, जो गांव के मुखिया हैं।
तो तुम उस मुखिया को कहो ना, वो मुखिया जी अगर कहेंगे तो दादाजी जरूर मानेंगे। ऐसा समझकर जो है वो जो है अपनी माँ को जो है कहता है, तो माँ भी कहती है कि मैं तेरे साथ है ना जाऊँगी और मैं उसे कहूँगी ठीक है चलेंगे। माँ ने कहा हाँ तो कि, लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी क्योंकि डर रही थी बेचारी। मुझे भी मालूम था कि इतना करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा। लेखक कह रहा है कि मुझको, मैं जो प्रयास कर रहा हूँ यह व्यर्थ हो जाएगा, लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। मेरी तड़पन वह समझती थी, मेरी माताजी जानती थी कि मैं पढ़ना चाहता हूँ और मेरे इस तड़पन, मेरी इस दशा को देखकर वो जो है चली। 7वीं तक पढ़ाने की तो उसकी खुद मन में तैयारी थी, किसकी? मेरी माँ की, कि मैं 7वीं तक पढ़ जाऊँ, लेकिन दादा के आगे उसका बस नहीं चलता था। रात को मैं और माँ दत्ताजी राव देसाई के यहाँ गए। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ताजी राव से सब कुछ कह दिया। वे भी इस बात से सहमत हो गए। माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है, खेती के काम में हाथ नहीं लगाता है। माँ ने देसाई को, ये देसाई कौन है? दत्ताजी राव हैं। देसाई को यह भी विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे गांव भर आज़ादी के साथ घूमने को मिलता रहे, इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद कर मुझे खेती में जोत दिया है। जोत दिया माने लगा दिया है। यह सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए, माने वो क्रोधित हो गए, बोले आने दे, अब उसे सुनाता हूँ कि नहीं, अच्छी तरह देख। तो इस प्रकार उसकी जो है माँ बताती है कि रखमाबाई के यहाँ जाती है ना, जो उसी गाँव में रहती है, वो एक महिला है जिसके पास उसका जो दादाजी है वो जाता है और अपने बच्चे से भी काम लेता है और खुद इधर उधर घूमता रहता है। उसे खुद जिम्मेदारियों का ज्ञान नहीं है, अब बच्चे से काम करवाता रहता है और स्वयं काम नहीं करता है। इस प्रकार की उसकी माँ जो है देसाई जी को बताते हैं। उठते उठते मैंने भी दत्ताजी राव से कहा, अब जनवरी का महीना है, अब परीक्षा नज़दीक आ गई है। मैं यदि अभी भी कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई की दोहराई कर ली तो है ना, तो 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि जो लेखक है बचपन में उनका जो पढ़ाई है उसको बीच में ही जो है छुड़वा दिया गया था, इसलिए वो कह रहा है कि अभी भी मैं 2 महीना बचा हुआ है, अगर मैं स्कूल चला जाऊं और अच्छे से तैयारी करूं, दोहराऊं सबको, तो मैं पास हो जाऊंगा और परीक्षा में पास हो जाऊंगा। इस तरह से मेरा साल भी बच जाएगा। अब खेती में ऐसा कुछ काम नहीं है, मेरा पहले ही 1 वर्ष बेकार में चला गया है। ठीक है, अब तुम दोनों अपने घर जाओ, जब वह आ जाए तो मेरे पास भेज देना, और उसके पीछे से घड़ी भर बाद में तू भी आ जाना रे छोरा। घड़ी भर बाद माने थोड़ी देर बाद तू भी आ जाना। ऐसा कौन कह रहे हैं? दत्ताजी राव कह रहे हैं। जी कहकर हम खड़े हो गए। उठते उठते हमने यह भी कहा कि हमने यहाँ आकर ये सभी बातें कही हैं, यह मत बता देना, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं, बहुत मारेंगे, है ना। माँ अकेली साग भाजी देने आई थी, यह बता देंगे तो अच्छा होगा। आप ये कह देना कि साग भाजी देने आई थी माँ, ऐसा करके आप बता देना। ठीक है, मुझे जो करना है मैं करूँगा। देख, उसके सामने ही तुझसे कुछ पूछूंगा तो निडर होकर साफ साफ उत्तर देना, डरना मत। नहीं जी। मैं माँ के साथ लौट आया। 1 घंटा रात बीते, दादा घर पर आया, मैं घर में ही था। आते ही माँ ने दादा से कहा, साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया है, खेत से आ जाने पर जरा इधर भेज देना। तो दादा ने पूछा, कुछ काम वाम था? मुझे तो कुछ बताया नहीं उन्होंने, तो मैं हो आता हूँ, तब तक तू रोटियां सेक ले
गड़पा आए तो उसे खेतों पर भेज देना पहले ही। ये गड़पा लेखक जो है उनका ही नाम है। दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ। देसाई की बाड़े का बुलावा, है ना, देसाई का बाड़े माने उनके घर का चारदीवारी, उनके घर का बुलावा आया। तो दादा के लिए यह सम्मान की बात थी, क्योंकि वो मुखिया है और कोई मुखिया बुलाए तो अपने आप में ही क्या है, सम्मानजनक अनुभव होता है। तो वे जो है तुरंत जो है जाने के लिए तैयार हो गए। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा, अब तू जा, कहना जिम ने बुलाया है। मतलब मराठी भाषा में जिन्हें बुलाया है माने खाना खाने के लिए बुलाया है। अच्छा, मैं पहुंचूंगा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे, क्योंकि वो पहले ही बोले थे कि तेरे, है ना, दादाजी आए तो तू पीछे पीछे घड़ी भर बाद आ जाना, ऐसा वो पहले बोले थे। मैं पहुंचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे। क्यों आया रे छोरे? वो ऐसा इसलिए बोल रहा है जैसे उनको कुछ मालूम नहीं है इस बात का, है ना। दादा को बुलाने आया हूँ, अभी खाना नहीं खाया है, बैठ बैठ थोड़ी देर, अभी तो आया है वह मेरे पास। जी, मैं बैठ गया। धीरे धीरे दत्ताजी राव पूछने लगे, कौन सी कक्षा में पढ़ता है रे तू? जी, 5वीं में था, किंतु अब नहीं जाता हूँ। क्यों रे? दादा ने मना कर दिया। खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है। क्यों रत्नप्पा? हाँ जी। फिर तू क्या करता है? सरकार ने दादा को जिरह करना शुरू किया तो सारा इतिहास बाहर निकल आया। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया। जिरह माने जांच पड़ताल शुरू किया, सब पूछा उसको इतिहास। तो दादा ने उस पर खूब गुस्सा किया। उन्होंने दादा की खूब हजामत बनाई। देसाई खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी तरह काम की तरफ नहीं रहा, है ना। पहले वो लोग जो है देसाई का खेत में काम करते थे, लेकिन अब नहीं करते हैं। उनका जो काम जब से छोड़ा है तब से वो खेत में मन लगाकर काम ही नहीं करते हैं। मन लगाकर वह खेत में किसी तरह श्रम नहीं करता, फसल में लागत नहीं लगाता। लुगाई और बच्चों को जो है काम में जोत कर किसी तरह खुद गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता रहता है। और अब अपनी मस्ती के लिए किस तरह छोरा के जीवन को बलि चढ़ा रहा है, यह सब उन्होंने सुनाया। किसने सुनाया? देसाई जी ने। कि पहले मेरे खेत को बोता था, किस तरह से ध्यान से बोता था, तो अपना खेत को क्यों ऐसा ध्यान से नहीं कर रहा है, क्यों अच्छा से लागत नहीं लगा रहा है, क्यों मेहनत नहीं कर रहा है, छोटे बच्चों और महिला से तू काम ले रहा है ना। इस प्रकार से उसके जो है बहुत ज़्यादा जो है देसाई जी ने जो है खरी खोटी जो है सुनाया। दादा के हर एक तर्क को दत्ताजी राव ने काट दिया और मुझसे कहा, सवेरे से तू पाठशाला जाता रहा, कुछ भी हो पूरी फीस भर दे उस मास्टर की और मन लगाकर पढ़ाई कर, और किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए, इसका ध्यान रख। यदि इसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधा चला आ इधर, सुबह शाम जो हो सके वह काम कर यहाँ, और पाठशाला जाते रहना, मैं पढ़ाऊँगा तुझे। अगर ये नहीं पढ़ा रहा है तो तू मेरे यहाँ आना, जो समय बचेगा काम करना, और मैं तेरा फीस भरूँगा, मैं पढ़ाऊँगा तुझे। ऐसा कौन कह रहे हैं? दत्ताजी राव कह रहे हैं। इसके पास जरा ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, इसलिए तुझे या तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करता है। मैंने मना कब किया है जी? इसको जरा गलत सलत आदत पड़ गई थी, इसलिए पाठशाला से निकाल कर जरा नज़रों के सामने रख लिया है, ऐसा उनके दादाजी कह रहे हैं। कैसी आदतें? चाहे जैसी, यहाँ वहाँ कुछ भी करता है, कभी कंडे बेचता तो कभी चारा बेचता, सिनेमा देखता, कभी खेलने जाता। खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया। लेखक बता रहा है कि उनके दादाजी ने उनके बारे में क्या क्या बताया, कि ये जो है चोरी छिपे कंडे बेच देता है, सिनेमा देखने जाता है, इधर उधर करता रहता है, खेत के काम वाम नहीं करता है, दिन भर खेलता रहता है। इस तरीके से जो है मेरे, है ना, दादाजी ने मेरे बारे में बताया।
तो देसाई जी कह रहे हैं क्या हो रे छोकरे? नहीं जी, कभी एक बार मेले में पटा पर पैसे लगा दिए, है ना, मतलब पटा माने जुआ, जुआ पर पैसे लगा दिए थे। दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते, इसलिए खेत पर गोबर बीन बीन कर माँ से कंडे थपवा लिए थे और उन्हें बेचकर ही कपड़े भी बनवाए थे। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था। मैंने भी झूठ सच मिलाकर ठोक दिया, मैंने कह दिया। अब यह सब बंद कर और सिर्फ पढ़ाई में मन लगा। ना पास नहीं हुआ, है ना, पढ़ाई में तू मन लगा, ना पास नहीं हुआ है कभी, कभी फेल थोड़ी हुआ है, ऐसा पूछ रहे हैं दत्ता जी राव। नहीं जी, पाठशाला जाना ही बंद कर दिया, इसलिए परीक्षा में नहीं बैठा हूँ। अच्छा अच्छा, अब तू घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने लग। जी मैं उठ खड़ा हुआ। बाहर निकलते निकलते मैंने सुना, अरे बच्चे की जात है, एक आध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ, एक आध बार खेलने में लग गया तो क्या हुआ, इस बात पर उसका मन पढ़ना लिखना बंद कर देना, है ना, इस बात पर उसका जो है पढ़ना लिखना बंद कर देना क्या सही नहीं है। ऐसा लेखक कह रहा है कि मैं जैसे ही बाहर निकला तो अंदर से उनकी मैंने बात अपने दादाजी से जो उनका चल रहा था, मैंने ये सब सुना। उन्होंने उनसे कहा कि अगर बच्चा ने ऐसा कर भी दिया है तो क्या पढ़ाई लिखाई बंद कर दोगे, ऐसा उसने जो है उसको डांटा। जी आप कहते हैं तो मैं भेज देता हूँ कल से, देखते हैं एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए तो, दादा ने मन मार कर कहा। इस पर उसका कोई बस नहीं चला था। मैंने दादाजी इस बार इतना विवश हो गए कि उसे जो है मुझे विद्यालय भेजना ही पड़ा, और मन मारकर उसने कहा, उसका मन तो था ही नहीं। लेकिन देसाई जी के सामने उसकी एक ना चली। खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया, है ना, खाना खाते खाते दादाजी ने मुझसे जो है वचन ले लिया, मैंने मेरे को कसम खिला दिया कि पाठशाला 11 बजे होती है, विद्यालय तुम्हारा 11 बजे प्रारंभ होता है, दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होना चाहिए। दिन निकलते ही माने सुबह सुबह, जैसे ही सुबह हो तुम खेत आ जाना, 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए, है ना, फसलों को पानी देना, खेत पर से सीधे पाठशाला पहुंचना, सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से ले आना। उसके दादाजी शर्त रखे हैं कि 11 बजे विद्यालय लगता है, तो तुम 11 बजे तक एकदम सुबह जो है अपना बस्ता वस्ता ले करके खेत की तरफ आना, खेत में काम करना, और काम करने के बाद 11 बजे तुम अपना विद्यालय पहुंचना। इस प्रकार के उससे जो है शर्त रखवाते हैं लेखक से, छोटे लड़के से। छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना। ढोर चराना माने, ढोर माने क्या होता है बच्चों, आप 12वीं के बच्चे हो, है ना, पशु, तो पशु को चारागाह, है ना, चारागाह में चराने के लिए। कभी खेतों में ज़्यादा काम हुआ तो पाठ में गैर हाजिर लगाना, समझे, मंजूर है का, ऐसा उसके दादाजी कह रहे हैं कि छुट्टी हुआ तो ढोर चराना, और कभी कभी काम ज़्यादा हुआ खेतों पर तो तुम पाठशाला नहीं जाओगे, उस दिन गैर हाजिर लगाओगे, अब्सेंट करोगे। अगर तुम्हें मंजूर है तो बोलो हाँ। वो लेखक जो है हाँ बोलता है। खेत में काम होगा तो गैर हाजिर रहना ही चाहिए। मैं ऐसा ही बोल रहा था, मानो मुझे सारी बातें मंजूर है। मन आनंद से उमड़ रहा था। इस प्रकार लेखक जो है खुश था कि अब उसे विद्यालय जाने का अवसर मिल चुका था। हाँ, इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना, नहीं हो तो यह पढ़ना लिखना किस काम का। मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूँगा ना। हाँ, यदि नहीं आया किसी दिन तो देख, गांव में जहाँ मिलेगा वहाँ कुचलता हूँ कि नहीं। तुझे मेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है, मुझे मालूम है बालिस्टर नहीं होने वाला है। तो उसके दादाजी डांट रहे हैं, है ना, बढ़िया पढ़ने लिखे में ध्यान लगा, तू इधर उधर मत घूमना। अगर इधर उधर घूमते हुए मैं अगर देख लिया गांव में तो जहाँ मिलेगा वहीं पर तुम्हें मारूंगा। कितना तेरे ऊपर भूत सवार है, मैं जानता हूँ तू बालिस्टर नहीं होने वाला है, कोई बहुत बड़ा वकील बनने वाला नहीं है। दादा बार बार कुर कर रहा था, मैंने कुछ बड़बड़ा रहे थे। मैं चुपचाप गर्दन नीचे करके है ना खाने लगा था। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई।
गर्मी, सर्दी, हवा, पानी, वर्षा, भूख, प्यास आदि का कुछ भी ख्याल न करते हुए खेती के काम की चक्की में 11 से 5 बजे तक पिसते रहने से छुटकारा मिल गया। विद्यालय क्या है, 11 से 5 बजे तक लगता है। तो 11 से 5 पहले लेखक को जो है अपने बचपनावस्था में कहाँ पर रहना पड़ता था, खेतों पे रहना पड़ता था। तो अब उसको जो है क्या है, मन में खुशी है कि कम से कम 11 से 5 अब उसको खेत में नहीं रहना पड़ता है, कड़ी धूप में रहना नहीं पड़ता है, कड़ी परिश्रम नहीं करना पड़ता है, विद्यालय में रहता है ना। और उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी, उसे मैं मज़े से सहन कर लेता था। मास्टर का छड़ी उतना कष्टदायक नहीं था जितना कष्टदायक कड़ी धूप में खेतों पर काम करना होता था। ऐसा जो है लेखक कह रहा है। दोपहरी भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद से बीत गए। फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगा। फिर से नाम लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ी। 5वीं नापास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी, क्योंकि उसको बीच में निकाल दिया गया था, है ना, निकलवा दिए उनके पिताजी, तो नापास उस पर लिखा ही था। वह 5वीं की हाजिरी रजिस्टर में लिखा ही रह गया था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था। जिस दिन वह स्कूल गया तो गली में केवल 2 ही लड़के ऐसे थे गली का जिसको वो पहचानता था, बाकी किसी को नहीं पहचानता था। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे, मेरी अपेक्षा कम उम्र के, और मैं जिन्हें कम अकल का समझता था उन्हीं के साथ अब मेरा बैठना होता था, है ना। अब लेखक का 1 साल बर्बाद हो गया है, तो उसका जो साथी है वो आगे चले गए हैं, और जो पीछे थे जिनको वो कम अक्ल का समझता था, छोटा बच्चा, वो छोटे बच्चे अब उसके साथी बन गए हैं, समकक्ष समान हो गए हैं। इस बात का कक्षा में पहुंचने पर समझ में आया। मन खट्टा हो गया, उदास हो गया। बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा। मास्टर कौन है इसका पता नहीं था। पुरानी किताबें और पुरानी कापियाँ का उस कक्षा में कोई संबंध नहीं था। फिर भी लट्ठे के बने थैले में उन्हें ले आया था। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी की इंतजार में जैसे बैठा होता है, उसी तरह मैं अपने पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाले बैठा था। तो क्या है, उसके पास पुराना पुस्तक था। पुस्तक बदल चुका है, लेकिन मेरे पास कोई साधन नहीं था तो मैं पुरानी ही पुस्तक लेकर गया था, ऐसा वो बता रहे हैं। क्या नाम है मेहमान? नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो? कक्षा के सबसे ज़्यादा शरारती चौहान के लड़के ने सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा। सबसे शरारती बच्चा है चौहान का लड़का। उसने उसको पूछा, क्या नाम है मेहमान? नया दिखाई देता है, गलती से यहाँ आ गए हो क्या? मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसा है। बाल गुड़ी की लाल माटी के रंग में मटमैली हुई धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला ही था। सब अलग थे और मैं बिल्कुल अलग था। देखे देखे तुम्हारा गमछा कहते हो, उसने मेरा गमछा खींच लिया। किसने? चौहान के बेटे ने। अब मेरा गमछा पूरी कक्षा में इसकी खींचातानी हो गई और वह फट जाएगा। मन में यह सोचकर रुआसा हो गया, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया, है ना, उसके गमछे को उसने अपने सिर पर लपेट लिया, जो चौहान का लड़का है उसने, और मास्टर की नकल करते हुए उसे उतार कर टेबल पर रख कर उसने सिर पर हाथ फेरते हुए हुस की आवाज़ की। इतने में मास्टर आ गए और वह गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठा। गुंडा कौन है? चौहान का बेटा। परेशान कर रहा है तो। और मेरा गमछा टेबल पर ही रहा। पहले दिन की इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा कर दी और मेरे छाती में धक धक होने लगी, है ना, मैंने वो डरने लगा। लेखक जो है, रणरवर मास्टर कक्षा में आए। टेबल पर मटमैला गमछा देखकर उन्होंने पूछा, किसका है रे? मेरा है मास्टर। तू कौन है? मैं जकाते, पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। गमछा ले जाए पहले। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने गया तो कहा, यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह?
मैंने नहीं रखा मास्टर, उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया है। यह चौहान का बच्चा बिन बात के उठा पटक करता है। कहते हुए मास्टर लड़के की ओर चले गए। मास्टर ने मेरे बारे में और भी पूछताछ की और वामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। बीच की छुट्टी में मेरी धोती की कांच उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की। किस लड़के ने? चौहान के लड़के ने। बीच में मास्टर जी पढ़ा रहे हैं वामन पंडित का कविता, तो बीच बीच जो है ना, छुट्टी के बीच में धोती की कांच उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीट करके जा बैठता। तो पूरी छुट्टी होने पर, है ना, पूरी छुट्टी होने से पहले उठा ही नहीं डर के कारण, क्योंकि वो बार बार क्या कर रहा था, खींचता था, इसीलिए दीवार से चिपक कर बैठ गया। खिलौने के लिए बनाए गए कौवा के बच्चे को खुले में रख देने पर जैसा कौवे चारों ओर उस पर चोंच मारते हैं, वैसा ही मेरा हाल हो गया। मेरे ही पाठशाला मुझे ही चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। बड़े लेखक क्या है, बचपन की अवस्था में है, और बचपना की अवस्था में उनके जो साथी है, कहना चाहिए लेखक नया है, सभी उसके नीचे बच्चे हैं, लेकिन कुछ उसमें का जो शरारती बच्चे हैं उसको नया पा करके क्या कर रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और लेखक बेचारा पूरी तरह से डर गया है, तो अपना भाव प्रकट करते हुए बता रहा है कि जैसे मिट्टी का या कोई छोटे मोटा पुतला खिलौना अगर हम कौवे का बना देते हैं, तो बाकी जो जीवंत है ना, सजीव कौवा हैं, जो सचमुच के कौवे होते हैं, वो उस बनावटी कौवे पर क्या करते हैं, छपट्टा मारते हैं, उसे चोंच मारते हैं। ठीक उसी प्रकार कक्षा में मेरा हाल हो गया था। ऐसा करके वो अपना बता रहे हैं अनुभव को। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निभाऊंगा मैं, कैसे मेरा पढ़ना होगा। नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में, इससे तो अपना खेत ही अच्छा है। चुपचाप काम करते रहो। गली के 2 ही लड़के हैं कक्षा में, वे भी मुझसे भी कमज़ोर हैं, वे क्या मदद करेंगे। और जो गली के जो बच्चे हैं जिनको वो जानता है, वो दोनों बच्चे सब क्या है, कमज़ोर हैं, इससे भी ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो वो कि मेरे काम का नहीं है पढ़ाई में। ऐसा सब सोचते हुए उसका मन उदास हो जाता है। 4वीं से 5वीं तक पाठशाला लगती थी, लेकिन अब एकदम पराई पराई जैसे लगने लगी है, अपना वहाँ कोई नहीं है। सवेरे हो जाने पर मैं उमंग में था, फिर से पाठशाला चला गया। माँ के पीछे पड़कर एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्डी मैल खाऊ रंग की 8 दिन में मंगवा ली। पहले क्या है, लेखक गंदा कपड़ा पहन कर गया था, गमछा वगैरह, है ना, लेकिन अब वो जो है नया टोपी मंगा लिया है, नाड़ी वाली 2 चड्डी मंगा लिया है, और चड्डी पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेत पर जाना शुरू हुआ। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ने लगा। मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। वे प्रायः छड़ी का उपयोग नहीं करते थे, हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घुसा लगाते थे, माने पीठ को अच्छा धम से मारते थे। पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का हुक भरने लगता, आह कहने लगता दर्द के कारण। लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठी हुई थी, दहशत माने डर। इसके कारण उधम करने वाले लड़कों को प्रायः मौका नहीं मिलता था। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे, एक आध सवाल गलत हो जाए तो उसे वे अपने पास बुलाकर समझा देते। एक आध लड़के की कोई मूर्खता दिखाई दी तो वे उसे वहीं ठोक देते। मूर्खता दिखाई दी माने कोई लड़का गणित का सवाल नहीं बना पाता था, बहुत गलती करता था, तो मास्टर उसे बहुत मारते थे। और कैसे मारते हैं, घूसा। इसलिए सभी का पसीना छूटने लगा। सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगे, क्योंकि मारते थे, है ना भी, तो उसका दहशत था, और दहशत के डर से बच्चे पढ़ने लगे। वसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार था। वसंत पाटिल नाम है एक बच्चे का, और वो पढ़ने लिखने में क्या है, अच्छा है, और उसका शरीर दुबला पतला है, लेकिन वो क्या है, बुद्धिमान है। उसके सवाल हमेशा सही निकलते। स्वभाव से बड़ा शांत था, पढ़ने में हमेशा मन लगाता था, घर से पूरी तैयारी करके आता था, दूसरों के सवालों की जांच करता था। इतना होशियार था कि दूसरों के सवालों को भी वो जांच करता था। मास्टर ने उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया था, कक्षा का कप्तान बना दिया था।
हमेशा पहली बेंच पर बैठता, है ना, कक्षा में सबसे शुरू बैठता, बिल्कुल मास्टर के पास। कक्षा में उसका सम्मान था, सभी आदर करते थे। क्यों? क्योंकि वो होशियार था। मास्टर भी आदर करते थे। मुझे यह लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था। मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था। गलती से पिछड़ गया हूँ मैं, इसलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटरी मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए, मुझे ऐसा लगने लगा। तो वो जो लड़का था, जो होशियार लड़का है, वो मुझसे छोटा है, लेखक को लग रहा है। और मैं फेल थोड़ी हुआ था, मेरे को तो बीच में निकाल दिया गया स्कूल से, है ना, मेरे घर के लोग। तो मैं बड़ा हूँ इसलिए मेरे को मॉनिटर बनाए या मुझे बनना चाहिए, ऐसा मुझको लगता था। दूसरी ओर यह भी लगता था कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह से पास होना है। कक्षा में दंगा करना, पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए सही नहीं है। हम तो इसी कक्षा में ऊपरी हैं, यह नहीं भूलना चाहिए। इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर गया। वसंत पाटिल की तरह पढ़ाई का काम करने लगा। मैं वसंत पाटिल का नकल करने लगा। कैसा नकल? अच्छे आचरण का नकल। मैं पढ़ाई करने लगा। मैंने अपनी किताबों पर अखबारी कागज के कवर चढ़ा दिए, जिल्द लगाया, अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा। हमेशा कुछ न कुछ पढ़ने बैठता था। उसने यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया तो मैं भी दूसरे दिन वैसा ही कुछ करने की कोशिश करता। मन की एकाग्रता के कारण गणित झटपट से समझ में आने लगा और सवाल सही होने लगा। तो बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो, कि कक्षा में सबसे होशियार बच्चा का क्या नाम है। कभी कभी वसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से वह तो दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगा। तो उसके साथ क्या हो गया, वसंत पाटिल के साथ रेखा का दोस्ती हो गया। और वसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से तो वह दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगा। इसके कारण मेरी और वसंत की दोस्ती जम गई। एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम अनेक काम करने लगे। मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगे। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा। माँ कभी आनंदा कहती, परंतु बहुत कम। मास्टरों के इस अपनेपन के व्यवहार के कारण और वसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा। कहने का मतलब, अब मेरा कक्षा में पढ़ने का जो विचार है और बैठने का जो मेरा विश्वास है वो दृढ़ होने लगा। नवा सौदलेगर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे। कौन? नवा सौदलगेकर जो मास्टर है, मराठी पढ़ाते हैं, वे इतना पढ़ाते थे, रम जाते थे, माने इतना मस्ती में पढ़ाते थे कि वे इतनी है ना, अच्छे ढंग से कविता पढ़ाते थे। और सुरीला गला उनका, छंद का बढ़िया चाल होता था, उसके साथ ही रसिकता थी। बड़े बढ़िया राग में पढ़ाते थे। पुरानी नई मराठी कविता के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं भी जो है याद है, कंठस्थ थी। अनेक छंद और लय, गति, ताल आप सब जानते हो, है ना भाई। छंद में क्या होता है? लय होता है, राग होता है, गति होता है ना, ताल होता है। तो इस प्रकार से उस मास्टर को इन सब का अच्छा ज्ञान था। पहले वे एक आध कविता गाकर सुनाते, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते। उसी भाव को किसी तरह अन्य कविता या कवि की कविता में सुनाकर दिखाते। बीच में कवि यशवंत बाभ बोरकर, भारा ताबे, गिरीश केशव कुमार आदि के साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण सुनाते। वे स्वयं भी कविता करते थे। याद आ गई तो वे अपनी भी एक आध सुना देते। यह सब सुनते हुए, अनुभव करते हुए मुझे अपना भान ही नहीं रहता था। मतलब मराठी भाषा का जो शिक्षक है वो इतना जोरदार पढ़ाता था कि लेखक बता रहा है अपने बचपन में कि मुझे होश नहीं रहता था। मैं इतना मगन हो जाता था पढ़ने में अगल बगल का। मैं अपनी आँखों और कानों में प्राणों की सारी शक्ति लगाकर, दम रोक कर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल और रस पीता रहता। इतना आनंद था पढ़ने में उस मास्टर का। तो बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं अगर आपको समझ में आ रहा है तो, है ना, कि मराठी भाषा का जो पढ़ाने वाला शिक्षक है उसका क्या नाम है।
सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए या ढोर चराते अकेले में खुले गले से सारी कविताएं मास्टर के ही हाव भाव, यति गति, है ना, यति माने ठहराव, गति माने पढ़ने का क्रम, और आरोह अवरोह, है ना भाई, आरोह और अवरोह मतलब राग को ऊंचा करना, कम करना के अनुसार ही गाता। उन कविताओं के अर्थों को में मैं खेलता और मैं भी आगे पीछे आता जाता था। मास्टर जिस प्रकार बैठे बैठे ही अभिनय करते थे, मैं पानी लगाते लगाते वैसे ही अभिनय करता। लेखक बता रहे हैं कि जब वे खेतों में काम करते, क्योंकि उनको सुबह से काम में लग जाना पड़ता था 11 बजे तक खेतों पे, और 11 के बाद वो विद्यालय जाता था। तो जैसा उसका मास्टर मस्ती में पढ़ाता था, जैसा उसका पढ़ाने का ढंग होता था, जिसका, है ना, जिस प्रकार से वो उनका तरीका था, उन तरीकों का जो है लेखक जो है क्या करता था, नकल करता था। क्योंकि उनका जो पढ़ाने का जो ढंग था इतना अच्छा था कि वो उसको रम कर जो है सुनता था तन मन से। तो उनका पूरा जो है अपन खेतों में काम करते करते उनका वो नकल करता। नकल करने का मतलब यह नहीं है कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है, नकल करने का मतलब यह है कि वो आनंद ले रहा है, खुद पढ़ रहा है, कुछ सीख रहा है ना, अच्छी चीज़ का। तो इतना मतलब टीचर का जो तरीका है वो उसको इतना भा जाता है कि उन तरीकों को वह भी जो है सकारात्मक रूप से अपने शरीर की भाव भंगिमा हाव भाव के द्वारा स्वयं गीत गाता था। और कब क्यारियाँ पानी से भर जाती इसका ध्यान भी नहीं रहता। मास्टर की चाल पर दूसरी कविता भी पढ़ी जा सकती है, इसका पता भी मुझे उसी समय चला। उन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे दो बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई। पहले ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। जब विद्यालय नहीं जाता था लेखक, तो पहले क्या पशु चराता था, पानी लगाता था, कुछ भी काम करता था तो अकेला रहता था, और अकेला रहता था तो बोर होता रहता था, है ना। तो उसका मन करता था किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। ऐसा वो सोचता था कि कितना अच्छा होता कोई साथ में होता, लेकिन वो अकेला रहता था। हमेशा कोई ना कोई साथ में होना चाहिए, ऐसा उसको जो है लेखक को लगता था कि रहना चाहिए। लेकिन अब अकेलेपन में भी ऊब नहीं, क्योंकि अब वो क्या हो गया है, पढ़ने में होशियार हो गया है। अब वो विद्यालय जाता है, इसलिए वो कविताएं करने लगता है, कविता पढ़ता है। तो मैंने अपने आप से ही खेलने लगा। उल्टा अब तो ऐसा लगता है कि जितना अकेला रहूं उतना अच्छा है। क्यों अकेला अच्छा है? क्योंकि कोई अगर साथी आ जाएंगे, कोई मेरे साथ रहेगा, तो मैं कविता जो करता हूँ, है ना, और कविता जो मैं गाता हूँ खुले तौर पर, अगर कोई रहेगा तो शर्म आ जाएगा, है ना भाई, झिझक होगा। इसलिए कोई ना रहे तो कविता ऊंची आवाज़ में गाया जा सकता है, किसी भी तरह का अभिनय किया जा सकता है। कविता गाते गाते थुई थुई करके नाचा जा सकता था। मैं सचमुच ही नाचने लगता था। मैंने अनेक कविताओं को अपनी खुद की चाल में भी गाना शुरू किया। लेखक बता रहा है बचपन अवस्था में कि मैं कविता को पढ़ता तो था, लेकिन अपने ढंग से उसको राग देता था। अनंत काड़ेकर की कविता, जिसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है, चांद रात पसिरी ते पाढ़री गया धरणी वरी, को मैंने मास्टर की चाल में अलग अपनी चाल में बिठा कर गाई। ये मराठी है सब, है ना, भाषा जो है। यह चाल एक सिनेमा के गाने के आधार पर थी। वह गाना केशव करणी जाति नामक छंद में था। ये क्या है? केशव करणी एक छंद का नाम है। उस कविता को मैं मास्टर की अपेक्षा ज़्यादा अभिनय के साथ गाता था। चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का मैं प्रयास भी करता। मास्टर को मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगा उनको कि उन्होंने 6ठी 7वीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने मुझे बुलाकर गवाया। तो लेखक जो है क्या है, स्वयं राग बनाते थे, है ना, कविताओं का, और अच्छा खुले तौर पर गाना गाते थे, उसका रियाज भी करते थे काम करते करते, और कक्षा में भी बताता था। तो मास्टर इतना खुश हो जाता था, है ना भाई, इतना प्रसन्न हो जाता था कि वो तो 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है, लेकिन बड़े बच्चों के साथ उनको जो है बुलवा करके जो है उन कविताओं का गान उन्होंने करवाया। पाठशाला में एक समारोह भी हुआ, उसमें भी उसका जो शिक्षक है, उस शिक्षक ने जो है
पाठशाला में समारोह में भी लेखक से उसको जो है उसका जो बचपनावस्था है ना, पढ़ने जाता था उस समय, उसको भी जो है उसमें गवाया। इस कारण मुझे लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए, है ना, इस कारण उसको लगा और उसको अपने जीवन में विश्वास होने लगा, आत्मविश्वास पैदा होने लगा। मास्टर स्वयं कविता करते थे। वो बता रहे हैं कि उनका जो मास्टर है वो स्वयं कविता करता था। अनेक मराठी भाषा के काव्य संग्रह उनके घर में थे। उन कवियों के चरित्र और उनके संस्मरण बताया करते थे। उसके कारण ये कवि लोग मुझे आदमी ही लगने लगे थे। पहले मतलब लेखक जो है बता रहा है कि जो कवि होता है वो महान होते हैं, ऐसा लगता था जैसे कोई फरिश्ता है, कोई भगवान है। लेकिन मेरा जो मास्टर है, शिक्षक है, वो स्वयं कविता की रचना करता था और कविताओं के या कवियों के चरित्र का वर्णन मुझसे बातें बताते थे, उनके जीवन से संबंधित घटनाएं बताते थे। तो इस कारण मुझे यह लगने लगा कि जो कविता करते जो कवि हैं वो खुद तो आदमी तो हैं, खुद सौदागर मास्टर कवि थे, है ना। जो मास्टर साहब है विद्यालय का, जहाँ लेखक पढ़ते हैं 5वीं कक्षा में, वो तो खुद एक क्या है, कवि है। इसलिए यह विश्वास हुआ कि कवि भी अपने ही जैसा एक हाड़ मांस का क्रोध लोभ वाला मनुष्य ही तो होता है। मुझे भी लगा कि मैं भी कविता बना सकता हूँ। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर मास्टर ने एक कविता लिखी थी। मालती माने लता, है ना। मालती की बेल पर, उस लता पर मास्टर ने कविता लिख दी थी। वह कविता और वह लता मेरे दोनों ही देखी थी। इसके कारण मुझे लगा था कि अपने आसपास, अपने गांव में, अपने खेतों में कितने ही ऐसे दृश्य हैं जिस पर मैं भी कविता बना सकता हूँ। ऐसा लेखक बता रहे हैं अपने बचपन अवस्था में कि जैसे मास्टर साहब ने अपने घर में मालती के बेल पर कविता लिखी है, वैसे मैं भी जहाँ जहाँ घूमता हूँ अपने गांव में, जैसे जैसे मेरे गांव में दृश्य है उस पर भी मैं तो कविता बना सकता हूँ, ऐसा मुझ में विश्वास आया। यह सब कुछ अनजाने में ही होता रहता था। भैंस चराते चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। तुकबंदी करना माने छंदबद्ध सामान्य रचना करना। उन्हें जोर से गुनगुनाता भी था और मास्टर को दिखाने भी लगा। कविता लिखने के लिए मैं, है ना, खीसा में कागज और पेंसिल रखने लगा। खीसा माने जेब, जेब में अपना जो है पेंसिल और कागज रखने लगा। कभी वह ना होते तो लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता था। कभी कभी भूल जाता था, कागज कलम नहीं रखता था, तो भैंस के पीठ पर ही मैं जो है लकड़ी के टुकड़े से खींचता था और कविता लिखता था। या पत्थर की शिला पर, है ना, पत्थर की शिला पर जो है कंकड़ से लिख लेता था। जब कंठस्थ हो जाती तो पोंछ देता। किसी रविवार के दिन एक आध कविता बन जाती तो सोमवार के दिन मास्टर को दिखाता था। बहुत बार तो सवेरा होने तक का धीरज छूट जाता और मैं रात में ही मास्टर को दिखाने के लिए उसके घर चला जाता था और कविता दिखाता। वे उसे देखते और मुझे शाबाशी देते। और फिर कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल हो जाती, है ना। मतलब वो कविता के बारे में मुझे इतना बताते कि बोलते बोलते मास्टर बताते रहते कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए। ये सब वो बता रहे हैं मास्टर साहब कि कवि का भाषा कैसा होना चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग किन कविता के लिए किस तरह होना चाहिए, छंद की जाति को हम कैसे पहचानें, उसका लय क्रम कैसे देखें, अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसे होती है, अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है, कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी होता है, शुद्ध लेखन के नियम क्या होते हैं, आदि अनेक विषयों पर वे सहज बातें बताते रहते। सहज माने सरल ढंग से मुझको वो बातें सारी बताते। मुझे उनके प्रति अपनापा अनुभव होता, जैसे वो मेरे अपने हैं, है ना। मानवता जैसे कोई मेरे अपना है, ऐसा मुझको जो है लेखक बता रहे हैं बचपन में कि उस मास्टर से मेरे को अपनात्व का भाव प्राप्त होता था। वे मुझे पुस्तक भी देते, अलग अलग प्रकार के कविता संग्रह देते। उन्होंने कई नई तरह की कविताएं सुनाई तो लगा कि मैं इस ढर्रे पर कविता बनाऊं। इस ढर्रे पर कविता बनाऊं माने इस विषय पर, इस ताल पर कविता बनाऊं। कई कविता सुनाई तो उनकी इस कविता के ताल पर भी मैं कोई कविता
बनाऊं, उस विषय पर कविता बनाऊं, ऐसा मेरा मन लगता। फिर तो सारे दिन उस दिशा में मेरी कोशिश चलती रहती। इन बातों से मैं सौंदलेगर मास्टर के बहुत नज़दीक पहुंच गया और जाने अनजाने मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी। उसे लिखते समय मैं बहुत सचेत रहने लगा, अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से देखने लगा। शब्दों का नशा चढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है। अनुवादक केशव प्रथम वीर। तो बच्चों, इस जो पाठ है ना, यह जो पाठ है और यह जो पाठ के जो लेखक है, आप जैसे जानते हैं कि आनंद यादव जी हैं, लेकिन उसने इसको मराठी भाषा में लिखा है और इसके हिंदी में अनुवाद करने वाले केशव प्रथम वीर जी हैं। इस प्रकार से यह पाठ जो है समाप्त होता है।